नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, जिसके मुताबिक ईरान ने 3 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जुटा लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज को अगवा करने का दावा करते हुए अमेरिका और इजरायल को सीधी चुनौती दे दी। पाकिस्तान के चुनावों में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी चुनाव लड़ेगा, जिससे साफ हो गया कि पाकिस्तान में आतंकी पूरी तरह बेलगाम है। और उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए एक रोबोट सुरंग के अंदर भेजने की योजना पर काम शुरू हो गया। बड़ी खबर ईरान से जुड़े एक बहुत बड़े दावे पर। खबर है कि ईरान जल्द ही 1 या 2 नहीं बल्कि एक साथ 3 परमाणु बम बना सकता है। इजरायल और हमास की जंग के बीच ईरान से जुड़ी इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक संगठनों के पीछे खड़े ईरान के पास अगर 3 परमाणु बम हो गए तो दुनिया पर महाविनाश का खतरा मंडराने लगेगा। ईरान 3 परमाणु बम बना सकता है, इसका दावा परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का है। IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर 3 एटम बम बना सकता है, जिसका मतलब यह है कि इजरायल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाला ईरान हमास और हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों को न सिर्फ पैसे पहुंचाता है बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करता है। और अगर ईरान में बनाए गए 3 परमाणु बमों में एक भी इन संगठनों के हाथ लग गया तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमास के साथ इजरायल की जंग के दौरान आए दिन ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और गाजा पर इजरायल के हमलों को उसकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल के पीछे हथियार और गोला बारूद लेकर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी अगर परमाणु हथियारों के साथ ईरान जंग में कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी है और बीते कुछ साल से दोनों के बीच जंग की तलवार खिंची हुई है। और इसी वजह से दुनिया को डर सताने लगा कि अमेरिका और इजरायल को रोजाना बदले की धमकी देने वाला ईरान कहीं युद्ध का नया मोर्चा ना खोल दे। जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान 35 साल पहले भी एक दूसरे से सीधी जंग लड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों और अमेरिका की इजरायल को खुली मदद से ईरान का खून खौल रहा है और बीते 40 दिन में दोनों एक दूसरे को कई बार जंग की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़े हुए तनाव के बीच यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के होश उड़ा दिए। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 128 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया। IAEA के मुताबिक एक परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और जितना यूरेनियम ईरान के पास है वो 3 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। लेकिन परेशानी उस यूरेनियम की शुद्धता से है। IAEA का मानना है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन ईरान के पास मौजूद यूरेनियम उतना शुद्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है, क्योंकि ईरान दुनिया की नजरों से छिपाकर अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उसके पास परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए अमेरिका और इजरायल ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु बम गलत हाथों में चले गए तो दुनिया में महातबाही आ सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की 24 घंटे नजर बनी हुई है और उसी के आधार पर सितंबर महीने में ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान के पास 14 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यहां तक कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था।
और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए सुपर एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइटों से सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के शक को शीशे की तरह साफ कर दिया था। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरान पहाड़ी इलाके में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की जो तस्वीरें जारी की थी, उन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। दावा किया गया कि दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ईरान ने सैकड़ों फीट गहराई में सुरंगें खोदकर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया ताकि अमेरिका या फिर इजराइल की सैटेलाइट से और मिसाइल हमलों से उन्हें बचाया जा सके। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने जमीन के अंदर 260 फीट से 328 फीट की गहराई तक सुरंगें खोदकर न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया था। अमेरिका के मुताबिक नतांज में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। इस न्यूक्लियर साइट को तैयार करने के लिए ईरान ने जाग्रोस के पहाड़ों के बीच सुरंगें खोदी थी और दावा किया जाता है कि ईरान की ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। यानी ईरान ने पाताल लोक में परमाणु बम बनाने के लिए एक ऐसा प्लांट बना लिया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी और ईरान अपने ऊपर लग रहे परमाणु बम बनाने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा और उल्टे अमेरिका पर यह आरोप लगा दिए कि उसने उसके दुश्मनों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की। हालांकि यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए और उस पर परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईरान ने 6 जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं और वो दावा करता है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये न्यूक्लियर प्लांट लगाए। लेकिन दावा किया जाता है कि नतांज और फोर्दो में जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर साइटों पर वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम तैयार करता है और दावा किया जाता है कि इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठा किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने के बाद पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी जो पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की वजह बन सकती है, क्योंकि परमाणु बम के साथ ही ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है जिससे वो जंग होने पर अमेरिका और इजराइल से सीधी टक्कर ले सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज में इजराइल के कई बड़े शहर हैं। यानी ईरान ने अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन मिसाइलों का जायजा लिया। वो तेहरान में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को IRGC ने विकसित किया। IRGC ने बताया कि उनकी फतह 2 मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान ने दावा किया कि फतह 2 मिसाइल अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा आधुनिक और मारक है। ईरान की इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इजराइल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि गाजा पर हवाई हमलों के दौरान ईरान इजराइल को जंग की खुली धमकी दे चुका है और अपनी मिसाइलों का मुंह उसकी तरफ तैनात करने का दावा कर चुका है। ईरान इजराइल के साथ ही उसका साथ दे रहे अमेरिका को भी खुली धमकी दे चुका है और अगर गाजा में आग लगी तो उसकी लपटें उसे भी जला देंगी। यानी इजराइल और हमास की जंग में ईरान सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ सकता है। हालांकि इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के हमास के खिलाफ जंग का ऐलान करने के बाद से पश्चिम एशिया में अमेरिका की सेना पर 30 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों को वहां के चरमपंथी संगठनों ने निशाना बनाया। इराक और सीरिया वो देश हैं जहां ईरान की तूती बोलती है। इराक तो ईरान का पड़ोसी है जहां ईरान कई लड़ाकों का समर्थन करता है और वो लड़ाके ईरान के इशारे पर काम करते हैं। वहीं सीरिया इजराइल का दुश्मन है और ईरान का पक्का दोस्त। यानी इजराइल और हमास की जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है और ईरान के तेवर से माना जा रहा है कि ये जंग और बड़ी हो सकती है। उधर बड़ी खबर आई इजराइल के खिलाफ जंग का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुटे हूथी लड़ाकों से जुड़ी। ईरान हूथी लड़ाकों की आड़ में समंदर में अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती देता दिखा, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में इजराइल का जहाज हाईजैक कर लिया और उसे यमन ले गए। जिस जहाज को हूथी लड़ाकों ने पकड़ा वो तुर्की से भारत आ रहा था।
लेकिन इजराइल ने दावा किया कि वो जहाज उसका नहीं था बल्कि ब्रिटेन का था, जिसे जापान इस्तेमाल कर रहा था। जहाज हाईजैक होने के बाद जापान ने हूथी लड़ाकों से बात भी की और उनसे जहाज को छोड़ने के लिए कहा। इस बीच इजराइल ने इस मामले में बयान जारी कर ईरान को घेरा और इस घटना को ईरान का आतंकवाद बता दिया। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने का मामला ऐसे वक्त में आया जब खबर आई कि ईरान ने 3 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम जुटा लिया और अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई। जिसके बाद खबर आई कि ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी लड़ाकों ने समंदर में एक जहाज हाईजैक कर लिया। दावा किया कि उन्होंने इजराइल का जहाज हाईजैक किया और इसलिए इसे समंदर में इजराइल और अमेरिका को ईरान की सीधी चुनौती मानेंगे, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने डंके की चोट पर दावा किया कि इजराइल का एक जहाज उनके कब्जे में। और वो आगे भी लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने दावा किया कि गैलेक्सी लीडर नाम का इजराइल का जहाज उन्होंने हाईजैक कर लिया। हूथी लड़ाकों ने जिस जहाज को पकड़ा वो तुर्की से भारत की ओर आ रहा था, लेकिन लाल सागर में यमन के नजदीक पहुंचते ही हूथी लड़ाकों ने जहाज को हाईजैक कर लिया और उसे यमन के बंदरगाह पर ले गए। जिसके बाद हूथी लड़ाकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि इजराइल का एक जहाज उनके कब्जे में है, जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। और हूथी लड़ाकों का कहना है कि वो लाल सागर में इजराइल के दूसरे जहाजों को भी निशाना बनाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजराइल की परेशानी बढ़ाने की तैयारी कर ली। उन्होंने पहले लाल सागर के ऊपर से इजराइल पर मिसाइलें दागी और अब वो इजराइल के जहाजों का लाल सागर से आना जाना मुश्किल करना चाहते हैं। क्योंकि जहाज हाईजैक करने के बाद हूथी लड़ाकों ने इजराइल को सीधी चुनौती दी और बयान दिया कि हूथी विद्रोही उन जहाजों को टारगेट करेंगे जिन पर इजराइल के झंडे लगे होंगे। इजराइल की कंपनियों के जहाज भी उनके निशाने पर होंगे, इसलिए जिन जिन देशों के नागरिक इजराइल के जहाजों पर क्रू मेंबर की तरह काम कर रहे हैं वो उन्हें वापस बुला लें, क्योंकि हूथी विद्रोही समंदर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी में हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को हाईजैक करके कर दी और पूरी तैयारी से जहाज का अपहरण करने का दावा किया। खबर है कि गैलेक्सी लीडर नाम के इस जहाज को आखिरी बार 2 दिन पहले लाल सागर में देखा गया था, जिसके बाद जहाज के बारे में कुछ पता नहीं चला और फिर खबर आई कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया और हूथी लड़ाके उसे अपने साथ यमन लेकर चले गए। हूथी लड़ाकों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जैसे ही जहाज यमन के नजदीक पहुंचा, हूथी लड़ाकों का हेलीकॉप्टर जहाज के ठीक ऊपर पहुंच गया और धीरे धीरे कई हूथी लड़ाके जहाज पर उतर गए, जिसके बाद उन्होंने जहाज को कब्जे में ले लिया और इसी के साथ संकेत मिल गए कि लाल सागर में जंग का एक नया मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें हूथी लड़ाके इजराइल से सीधा भिड़ने की तैयारी में हैं। क्योंकि उन्होंने केवल जहाज का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि ये भी बोल दिया कि लाल सागर में यमन के नजदीक से इजराइल का जो जहाज गुजरेगा, हूथी लड़ाके उसे अगवा कर लेंगे। लेकिन इजराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि लाल सागर में हाईजैक किया गया जहाज उसका नहीं था और उस जहाज पर एक भी क्रू मेंबर इजराइल का नहीं है। यानी इजराइल ने हूथी लड़ाकों के दावे को ही नकार दिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजराइल का है ही नहीं। हालांकि उसने ये माना कि हूथी लड़ाकों ने एक इंटरनेशनल मालवाहक जहाज पकड़ा है जो तुर्की से भारत रवाना हुआ था और उस जहाज पर यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको समेत कई देशों के 25 क्रू मेंबर मौजूद हैं, जिनमें एक भी इजराइल का नागरिक नहीं है। यही नहीं, इजराइल ने कहा कि इस मालवाहक जहाज की मालिक ब्रिटेन की एक कंपनी है और जापान की एक कंपनी इस जहाज को चला रही थी। आसान शब्दों में कहें तो ब्रिटेन के जहाज को जापान इस्तेमाल कर रहा था। ये दावा इजराइल ने किया और हूथी लड़ाकों के इजराइल का जहाज हाईजैक करने के दावे को ही नकार दिया। या यूं कहें कि इजराइल ने ईरान की हूथी लड़ाकों के जरिए उसे घेरने की प्लानिंग फेल करने की कोशिश की, क्योंकि इजराइल ने केवल उसका जहाज हाईजैक होने की खबर खारिज नहीं की, बल्कि इस मामले में ईरान को भी घसीट लिया और दो टूक बोल दिया कि हूथी लड़ाकों का यह कदम ईरान की एक आतंकी हरकत है। यमन के हूथी लड़ाकों के सिर पर ईरान का हाथ माना जाता है और इसीलिए इजराइल ने इस मामले में बेझिझक होकर ईरान का नाम लिया। गाजा जंग के बाद इजराइल और ईरान के बीच का तनाव बढ़ चुका है और जैसे ही खबर आई कि हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में एक जहाज का अपहरण किया है, इजराइल आक्रामक हो गया और नेतन्याहू के कार्यालय का बयान आया कि ये ईरान की एक और आतंकी हरकत है जो समंदर के उन रास्तों पर खतरा बढ़ाती है जहां से अलग अलग देशों के जहाज गुजरते हैं,
क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके लाल सागर में खुली जंग लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने इजरायल के झंडे वाले जहाजों को निशाना बनाने की चुनौती भी दी। लाल सागर में जहाज हाईजैक करने से कुछ घंटे पहले भी हूथी लड़ाकों ने धमकी दी थी और संकेत दिए थे कि वो इजरायल के खिलाफ जंग तेज करने के मूड में। हूथी लड़ाकों ने इजरायल को सीधी धमकी दी और बोल दिया कि वो इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान तब तक जारी रखेंगे जब तक गाजा में जंग नहीं रुकती। और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया कि वो लाल सागर में इजरायल के जहाजों को बार बार निशाना बनाएंगे। हालांकि इजरायल ने इस बात से मना कर दिया कि उसका जहाज हूथी लड़ाकों के कब्जे में, लेकिन खबर आई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो इजरायल के एक बड़े कारोबारी का है, जबकि इजरायल का कहना है कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो ब्रिटेन की कंपनी का है। यानी जहाज किस देश का है इसी पर पेच फंस गया, क्योंकि हूथी लड़ाके अपनी पीठ ये कहकर थपथपा रहे हैं कि उन्होंने इजरायल का जहाज अगवा कर लिया, जबकि इजरायल ने गैलेक्सी लीडर को अपना जहाज मानने से ही मना कर दिया। और दुनिया इस बात पर फंस गई कि हूथी लड़ाकों के कब्जे में जो जहाज है वो असल में किसका है, क्योंकि हूथी लड़ाकों का दावा अलग है और इजरायल का अलग। लेकिन इस सारी उठापटक के बीच ये तो पक्का है कि हमास और हिजबुल्लाह के बाद हूथी लड़ाके भी इजरायल का तनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि गाजा में जंग के बाद इजरायल उनके निशाने पर आ गया और वो सीज फायर की मांग करते हुए इजरायल को धमका भी चुके हैं। और पिछले कुछ हफ्तों से दक्षिणी इजरायल के एलट शहर पर मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने एलट पर ड्रोन से भी अटैक किया था। एक ड्रोन तो एलट में एक रिहायशी इमारत से टकरा भी गया था, जिसके बाद इजरायल अलर्ट हो गया। उसने लाल सागर में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए। न्यूज़ 18 की टीम भी दक्षिणी इजरायल के एलट शहर पहुंची, जहां लाल सागर में इजरायल की नौसेना हूथी लड़ाकों से भिड़ने की तैयारी करती नजर आई। हम लाल सागर के पास मौजूद हैं, इजराइल की सीमा के अंदर। बोट को आप देख सकते हैं लाल सागर में जो इजराइल के हैं और लगातार सीमा की निगरानी करें। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर के रास्ते जब इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं, तो अमेरिका भी सावधान हो गया था। उसने हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया था और बाकी का काम इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कर दिया था, जिसे हूथी लड़ाकों के सक्रिय होते ही दक्षिणी इजरायल में सीमा पर तैनात कर दिया गया था। पिछले कई हफ्तों से एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर में हूथी लड़ाकों की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन हूथी लड़ाके नहीं रुके। उल्टा उन्होंने इजरायल पर हमले तेज करने के संकेत दे दिए, जिसके लिए लाल सागर में जंग का माहौल बनता दिखा, क्योंकि हूथी लड़ाके लाल सागर के रास्ते ही मिसाइलें दाग रहे हैं और इसीलिए इजरायल ने वहां अपने जंगी जहाजों की गश्त बढ़ा दी। अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है, जिसकी सीमाएं यमन, मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और इजरायल जैसे देशों से लगती हैं। इसके पूर्वी छोर पर सऊदी अरब और यमन जैसे देश, जबकि पश्चिमी छोर पर मिस्र और सूडान जैसे देश, और इन सब के बीच इजरायल का भी एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलट शहर बसा है। और हूथी लड़ाकों के निशाने पर दक्षिणी इजरायल का यही शहर है, जिसे इजरायल के सबसे शांत शहरों में गिना जाता है। लेकिन गाजा की जंग की आंच इजरायल के इस शहर तक भी पहुंच गई, क्योंकि इजरायल के खिलाफ हमास का साथ देने के लिए हूथी लड़ाके मैदान में आ गए। और यमन की राजधानी सना से करीब 2000 किलोमीटर दूर इजरायल के एलट शहर पर मिसाइलें दागने लगे। यही नहीं, जैसे ही हूथी लड़ाकों ने इजरायल का जहाज हाईजैक करने का दावा किया, हमास का बयान आ गया, जिसमें उसने कहा कि हूथी लड़ाकों का यह कदम तारीफ के काबिल है। जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल एच कहे जाने वाले हिजबुल्लाह, हूथी और हमास के लड़ाके एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और इन तीनों कट्टरपंथी संगठनों की आड़ में ईरान अपना काम कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान ने बनाया था। गाजा जंग में ईरान ने हमास का साथ दिया और हूथी लड़ाकों के सिर पर भी ईरान का हाथ है। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रिपल एच जो करते हैं वो ईरान के इशारे पर करते हैं। और इसीलिए जैसे ही हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इजरायल से भिड़ने का ऐलान किया, इजरायल ने ईरान पर निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि हूथी लड़ाकों को हथियार और तकनीक दोनों ईरान से ही मिलती है। और इसीलिए इजरायल ने लाल सागर में जहाज के अपहरण का कनेक्शन सीधा ईरान से जोड़ दिया। यही नहीं, उसने इसे ईरान की आतंकी हरकत बोल दिया। मतलब ये कि इजरायल ने हूथी लड़ाकों को नहीं, बल्कि उनकी आड़ में जंग लड़ रहे ईरान को टारगेट किया, क्योंकि लाल सागर में इजरायल के जहाजों पर संकट मंडराने से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही हो सकता है। क्योंकि अगर हूथी लड़ाकों का सामना इजरायल से हुआ तो उनसे लड़ने अमेरिका भी आएगा, और हूथी लड़ाके इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका भी सावधान हो गया। उसने ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी कर डाली।
क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने खतरनाक जंगी जहाज को ईरान के पास तैनात कर दिया। उसके खतरनाक बॉमर भी ईरान के आसपास मंडराने लगे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका की नजर ट्रिपल एच पर भी है और उसके पीछे से पश्चिम एशिया में खेल खेलने वाले ईरान पर भी। और इसीलिए अमेरिका का खतरनाक जंगी जहाज ईरान के पास ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान की सीमा से केवल 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि ओमान की खाड़ी में तैनात अमेरिका के जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान और मिसाइलें तैनात हैं जो ईरान के पूर्वी और मध्य हिस्से को तबाह कर सकती हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने भी तैयारी कर ली है, क्योंकि केवल उसका जंगी जहाज ही नहीं बल्कि अमेरिका का B-1 बॉमर भी तुर्की के पास लाल सागर में तैनात कर दिया गया। इसके अलावा लाल सागर और ओमान की खाड़ी में भी अमेरिका के जंगी जहाज पहुंच गए। ईरान की सीमा तुर्की से लगती है और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तो ईरान की 1770 किलोमीटर लंबी दक्षिणी सीमा बनाती हैं, जहां अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच डाला, क्योंकि ईरान गाजा जंग की आड़ में ट्रिपल एच को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पहले उसने लेबनान के रास्ते इजराइल पर हमले की जमीन तैयार की और अब यमन के रास्ते दक्षिणी इजराइल को निशाना बना रहा है, जिसके लिए लाल सागर में माहौल गर्माता दिखाई दिया। क्योंकि यमन के कट्टरपंथी शिया हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में जहाजों को अगवा करने का प्लान बनाया। फिलहाल तो हूथी लड़ाके इजराइल को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जैसे संकेत हैं उनसे लगा कि हूथी लड़ाके इजराइल के दोस्त अमेरिका पर भी हमला करेंगे और लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका के जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं। जिसके बाद इजराइल ने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि ईरान समंदर में इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहा है और आतंकी हरकतें कर रहा है। यानी इजराइल और अमेरिका को पता है कि हूथी लड़ाके खुद कुछ नहीं कर रहे बल्कि ईरान उनसे ये करवा रहा है, क्योंकि वो समंदर, जमीन और आसमान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हमास, हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों को आगे खड़ा कर रहा है और उनकी आड़ में पूरे पश्चिम एशिया को जंग में झोंकने की साजिश रच रहा है। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल पर हिजबुल्ला के हमले से जुड़ी। चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के एक मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराकर ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्ला के इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें इजरायली मिलिट्री बेस के परखचे उड़ते दिखाई दिए। हर तरफ आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि हिजबुल्ला के हमले में इजराइल के कितने सैनिक मारे गए, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले की वजह से इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये वही हिजबुल्ला है जो इजराइल के खिलाफ हमास के समर्थन में जंग में उतरने की कई बार धमकी दे चुका है। इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि अगर उसने जंग का बिगुल बजाया तो फिर दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटने से कोई नहीं बचा पाएगा। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेबनान से। जावेद, तो अब तो ये सीधा हमला ही हो गया हिजबुल्ला का। जी किशोर, देखिए हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हिजबुल्ला ने जिस इजराइल के इस सैन्य ठिकाने पर हमला किया ये बेहद अहम है। 91 डिवीज़न का ये सैन्य ठिकाना है इजराइल का, जो कि नॉर्दर्न इजराइल में बेहद अहम पॉइंट है और इस पर मिसाइल से हमला किया है। और देखिए जिस तरह की तस्वीरें बराने से आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है। परखच्चे इस बैरक के आसपास उड़ गए हैं। तो कि पिछले कई दिनों से हिजबुल्ला लगातार अपना युद्ध का दायरा जो है वो बढ़ाता जा रहा है और भीषण जंग इस वक्त हिजबुल्ला और इजराइल के बीच इस मोर्चे पर चल रही है। कई बार आज भी दिन में हिजबुल्ला ने कई जगह अटैक किया और लगातार इजराइल भी हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जी, और हिजबुल्ला ने सिर्फ हमले ही नहीं किए बल्कि एक वीडियो जारी कर इजराइल को बड़ी धमकी भी दे दी। हिजबुल्ला ने इस वीडियो के जरिए यह बताने की कोशिश की कि उसके लड़ाके सीमा पार करके भी इजराइल की जमीन पर हमले बोलने के लिए तैयार हैं। यानी वो इजराइल की सीमा में घुसकर कभी भी उसके साथ सीधी जंग छेड़ सकते हैं। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच सीमा पर 7 अक्टूबर के बाद से ही लड़ाई छिड़ी हुई, लेकिन अब तक दोनों एक दूसरे पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से ही हमले बोल रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब हिजबुल्ला ने वीडियो जारी करके इजराइल को चेतावनी दी कि वो आ रहे हैं। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल की सीमा पार जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यानी जो लड़ाके सीमा पार से इजराइल की सेना को चुनौती दे रहे थे वो सीधे इजराइल में घुसकर वहां कत्लेआम मचा सकते हैं। इसका मतलब ये कि इजराइल पर एक बार फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस बार उसका दुश्मन हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। और हिजबुल्ला ने वीडियो जारी कर यह बता दिया कि इजराइल के लिए वो हमास से कहीं बड़ा खतरा है। हिजबुल्ला के जोरदार हमले की जानकारी खुद इजराइल की सेना की तरफ से दी गई।
जिसके मुताबिक लेबनान की सीमा से उसके कई ठिकानों पर एक साथ भीषण हमले बोले गए। इजरायल की सेना ने यह जानकारी दी कि 1 घंटे के अंदर ही हिजबुल्लाह ने उसके कई इलाकों पर 3 ड्रोन और 25 रॉकेट दाग दिए। यानी हिजबुल्लाह ने एक साथ ऐसे ताबड़तोड़ हमले बोले कि इजरायल की फौज भी कुछ देर के लिए खौफ से भर गई। हालांकि इजरायल की सेना ने तुरंत पलटवार शुरू किया और लेबनान की तरफ से दागे गए तीनों ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए 25 रॉकेट में कुछ इजरायल के इलाकों तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन इजरायल ने दावा किया कि वो ऐसे इलाकों में गिरे जिनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यानी इस बार इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल के लिए खतरा टलने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह अपने ठिकानों पर हुए इजरायल के हमले से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह के हमलों से पहले इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर वहां तबाही मचा दी थी, जिससे भड़का हिजबुल्लाह अब युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गया ताकि वो इजरायल के हमलों का बदला ले सके। क्योंकि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपनी खतरनाक मिसाइलें दागकर वहां बने एल्यूमिनियम प्लांट को तबाह कर दिया। बताया गया कि इजरायल की फौज ने एल्यूमिनियम प्लांट पर ड्रोन के जरिए हमले किए, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। हालांकि इजरायल के इस भीषण हमले में किसी के मारे जाने का दावा नहीं किया गया, लेकिन इजरायल की इस कार्रवाई से हिजबुल्लाह उस पर भड़क गया और माना जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान पर हुई एयर स्ट्राइक की वजह से ही हिजबुल्लाह अब इजरायल के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है, जिसमें ईरान उसकी खुलकर मदद कर रहा है, जो जंग में इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ। क्योंकि ईरान सीधे तौर पर नहीं, लेकिन दावा है कि उसके हथियारों के दम पर ही हमास के लड़ाके इजरायल की सेना पर हमले कर रहे हैं। और दावा है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके भी ईरान के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इजरायल की सेना के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। क्योंकि ईरान जंग में खुले तौर पर इजरायल का विरोध कर रहा है और माना जा रहा है कि वो इजरायल से सीधी जंग नहीं लड़ना चाहता, इसलिए ईरान उसके दुश्मनों यानी हमास और हिजबुल्लाह का मददगार बनकर उन्हें हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जो इजरायल के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसलिए इजरायल अपने दोस्त अमेरिका की मदद लेकर उसके ठिकानों पर हमले करवा रहा है, क्योंकि सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका भी ईरान को अपना दुश्मन मानता है। अमेरिका की सेना ने तो कुछ दिनों पहले ही सीरिया में ईरान के चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया था, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों के 10 दिन बाद ही सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों ने हमले कर दिए थे। इसलिए अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को सबक सिखाना चाहते हैं, ताकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों का एक साथ सफाया हो सके। क्योंकि ईरान ही इन दोनों संगठनों को और ताकतवर बनाने में जुटा है और उन्हें मिटाना अमेरिका और इजरायल के लिए इतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान इजरायल और उसके समर्थन में आए देशों को जंग में उलझाए रखना चाहता है, इसलिए तो उसकी सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर सीरिया और इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बना रही है। और आरोप है कि इसमें ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों का भी हाथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग में अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा है और ईरान ये नहीं चाहता कि कोई भी देश इजरायल की ढाल बने, लेकिन इजरायल और अमेरिका भी पीछे नहीं हटना चाहते। अमेरिका की सेना सीरिया और इराक में ईरान के चरमपंथी संगठन के लड़ाकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उधर बड़ी खबर आई गाजा के अल शिफा अस्पताल से। इजरायल की सेना ने गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में बंदूकों को छिपाने का सबूत दे दिया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को बंदूकों को हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल ही लेकर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना के मुताबिक अस्पताल के नीचे उसे करीब 55 मीटर लंबी एक सुरंग मिली है। इजरायल ने दावा किया कि बंदूकों को अस्पताल लाने के बाद हमास ने अस्पताल में बनी सुरंग के जरिए ही उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया और अपने दावे को सही साबित करने के लिए इजरायल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। इजरायल की फौज ने अल शिफा अस्पताल के उस वीडियो के दम पर दावा किया कि 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अल शिफा अस्पताल में ही बंदूकों को लेकर आए थे और बाद में उन्हें सुरंग के जरिए दूसरी जगहों पर भेजा गया। इजरायल की सेना की तरफ से जारी किए गए उस वीडियो में हथियारों से लैस कुछ लोग एक आदमी की गर्दन पकड़कर उसे जबरदस्ती अल शिफा अस्पताल के अंदर ले जाते नजर आए, जबकि एक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल दिखाई दिया। उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास ने इसी तरह से बंधकों के साथ बर्बरता की और 7 अक्टूबर को उन्हें जबरदस्ती इजरायल से गाजा के अल शिफा अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
इजराइल की सेना के मुताबिक उस वीडियो में हमास के लड़ाके जिन 2 लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाते दिखाई दिए वो नेपाल और थाईलैंड के नागरिक हैं। हालांकि उन दोनों को अल शिफा अस्पताल में पहुंचाने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्हें बाद में कहां छिपाया गया, इजराइल की सेना ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन इजराइल ने एक दूसरा वीडियो जारी कर अल शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग का जाल होने का दावा किया। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में हमास की सुरंगों का जो जाल है उसके रास्ते अल शिफा अस्पताल से भी होकर गुजरते हैं। और इजराइल के मुताबिक हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए भी किया। इजराइल की सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक गहरी सुरंग दिखाई दी, जबकि इजराइल के कुछ सैनिक उस सुरंग के अंदर घुसते नजर आए। उन्होंने उस सुरंग का चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन उन्हें वहां कोई भी बंधक या फिर हमास का लड़ाका नहीं मिला। मगर इजराइल ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अंदर बनी उस सुरंग का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों ने बंधकों को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए किया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने अस्पताल के नीचे बनी 58 मीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले के लिए भी किया। इजराइल की सेना ने बीते कुछ दिनों से गाजा के अल शिफा अस्पताल को घेर रखा है और वो लगातार उसके आसपास के इलाकों की घेरेबंदी कर रही है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने हमास पर अस्पताल के नीचे बनी सुरंग का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, हमास ने भी सफाई पेश कर दी। हमास की तरफ से एक बयान जारी कर इजराइल के दावे को गलत बताया गया और हमास ने यह भी साफ कर दिया कि उसके लड़ाकों ने अस्पताल के नीचे बनी उस सुरंग का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं किया। लेकिन इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने अस्पताल को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर उसे भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इजराइल लगातार यह दावा करता आया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसका इस्तेमाल उसने इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग के लिए किया है। लेकिन भले ही इजराइल की सेना ने अस्पताल में सुरंग का पता लगाने का दावा किया हो, मगर उसके अंदर बने हमास के कमांड सेंटर तक वो नहीं पहुंच सकी। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और यही वजह रही कि इजराइल की सेना ने जब गाजा के अस्पतालों को अपने निशाने पर लिया तो उसका पहला टारगेट अल शिफा अस्पताल पर कंट्रोल करने का था, क्योंकि इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमास ने उसके लोगों को अल शिफा अस्पताल में ही रखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि हमास पर हमलों के दौरान इजराइल अस्पतालों पर हमले से बचेगा। लेकिन इजराइल ने अल शिफा अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। इजराइल को इस बात की उम्मीद थी कि हमास ने उसके लोगों को अस्पताल में कहीं छिपा कर रखा होगा, इसीलिए गाजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू करने के बाद इजराइल ने अल शिफा अस्पताल को अपनी मुट्ठी में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसने अस्पताल के आसपास के इलाकों में भीषण हमले कर हमास के लड़ाकों को वहां से पीछे खदेड़ा और अल शिफा अस्पताल को घेर लिया। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ना तो उसे वहां हमास के लड़ाके मिले और ना ही कोई बंधक। दावा किया गया कि हमास ने इजराइल के लोगों को अस्पताल से निकालकर अपनी सुरक्षित सुरंगों में कहीं छिपा दिया, जिसकी वजह से इजराइल की सेना अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल से करीब 240 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें 40 बच्चे भी शामिल बताए गए। और इसीलिए इजराइल ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। इजराइल की सेना जमीन पर उतरकर तो बंधकों को ढूंढ ही रही है, साथ ही खबर है कि कतर की मध्यस्थता के जरिए भी हमास से बंधकों के मुद्दे पर बातचीत तेज हो गई है। और कतर के प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के मुताबिक जल्द ही इजराइल और हमास के बीच बंधकों के मुद्दे पर एक डील हो सकती है। कतर जंग की शुरुआत से ही बंधकों के मुद्दे पर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहा है। कतर की मध्यस्थता से ही हमास 4 बंधकों को रिहा भी कर चुका है। लेकिन अब कतर की कोशिश है कि जल्द दोनों के बीच समझौता हो जाए, ताकि गाजा पर इजराइल अपने हमले बंद कर दे, जिससे पश्चिम एशिया में एक बार फिर शांति कायम हो। लेकिन कतर की लाख कोशिश के बावजूद अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मगर अब कतर के प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि हमास और इजराइल समझौते के बेहद करीब हैं। उनके मुताबिक दोनों के बीच डील कुछ शर्तों पर सहमति नहीं बनने की वजह से नहीं हो पाई है। लेकिन बंधकों के मुद्दे पर अब अमेरिका ने भी कतर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खबर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत कर सभी बंधकों की रिहाई की मांग की।
और कतर से हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाने को कह दिया। खबर के मुताबिक बाइडेन ने कतर के अमीर से फोन पर बातचीत की और इजरायल के 240 बंधकों की रिहाई की मांग की। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हमास इजरायल के 50 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, जिसके बदले उसने इजरायल की जेलों में बंद अपने 150 कैदियों की रिहाई की शर्त रखी है और साथ ही वो 5 दिन का सीज फायर भी चाहता है। इतना ही नहीं, बताया गया कि हमास महिला बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसने बच्चों को अपनी कैद से आजाद करने की बात जरूर रखी, लेकिन इजरायल ने भी साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। हमास को महिलाओं और बच्चों दोनों को एक साथ छोड़ना होगा। हालांकि खबर है कि अपने दुश्मन हमास के साथ समझौते की बात को नेतन्याहू ने सिरे से खारिज कर दिया और साफ कह दिया कि गाजा में तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक वहां से हमास का नामो निशान नहीं मिट जाता। उधर बड़ी खबर आई 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले से जुड़े एक दावे पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने बड़ा दावा किया कि इजरायल ने ही 7 अक्टूबर को सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले करवाए थे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मुताबिक इजरायल की सेना के एक हेलीकॉप्टर ने ही 7 अक्टूबर को वहां बम बरसाए थे। इसके लिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजरायल के एक अखबार की रिपोर्ट का ही हवाला दिया। इजरायल के उस अखबार ने दावा किया कि उसकी ये रिपोर्ट 7 अक्टूबर को हुए हमलों की जांच कर रहे इजरायल की पुलिस के एक अधिकारी से मिली जानकारी पर आधारित है और उसी रिपोर्ट के आधार पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजरायल पर चौंकाने वाले आरोप लगा दिए। आरोपों के मुताबिक इजरायल की फौज ने ही इजरायल के लोगों की जान ले ली थी, जबकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद से ही नेतन्याहू की फौज गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर ढा रही है। लेकिन अब जब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने यह दावा किया कि इजरायल ने अपने ही लोगों पर जानबूझकर बम बरसाए थे, तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया, क्योंकि इजरायल में हुई हर एक मौत के लिए इजरायल हमास को ही जिम्मेदार मानता है। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के मुताबिक हमास को क्रूर दिखाने के लिए इजरायल ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और 7 अक्टूबर को किबुत्ज रईम इलाके में सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान इजरायल के उस हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए थे, ताकि दुनिया के सामने हमास को एक विलन के तौर पर पेश किया जाए और यह दिखाया जाए कि हमास के हमलों में इजरायल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इजरायल को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि जब वो गाजा में हमास पर भीषण हमले करेगा तो उसकी राह में कई देश रोड़ा बनेंगे। इतना ही नहीं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने दावा किया कि पूरी दुनिया में हमास के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ही इजरायल ने अपने ही लोगों पर हमले कर दिए थे। इजरायल पर उंगली इसलिए भी उठी क्योंकि खबर के मुताबिक इजरायल की सेना ने इस आरोप पर बोलने से साफ इनकार कर दिया, जबकि इजरायल की पुलिस ने भी इस पर चुप्पी साध ली। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इजरायल की पुलिस के एक अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर ही इजरायल को लेकर यह दावा किया। दावा तो यह भी किया गया कि इजरायल ने गाजा में हमले का जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से कामयाब हो, इसीलिए पहले ही इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ सबूत गढ़ लिए, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि हमास को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि उसे क्रूर और आतंकी के तौर पे दिखाया जाए। और इसीलिए 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायल ने हमास को तुरंत एक आतंकी संगठन बताया था और उसकी तुलना खूंखार आतंकी संगठन ISIS से भी कर दी थी। लेकिन पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दावे से इजरायल में हड़कंप मच गया। हालांकि खबर के मुताबिक इस आरोप पर इजरायल की सेना ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जबकि नेतन्याहू ने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के दावे को पूरी तरह गलत बता दिया। उधर उत्तरी गाजा के रंतीसी अस्पताल में आमने सामने की जंग छिड़ गई। हमास के खात्मे के लिए इजरायल की सेना वहां लगातार हमले कर रही है, तो वहीं हमास भी इजरायल की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने का दावा कर रहा है। और इसके लिए हमास ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायल की सेना का मुकाबला करते दिखे। हमास की अल कसाम ब्रिगेड ने जो वीडियो जारी किया, उसमें वो लड़ाके पहले इजरायल की सेना पर फायरिंग करते और फिर वहां से भागते दिखे। इस दौरान उन लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। उस वीडियो में हमास के लड़ाके इजरायली टैंकों को भी निशाना बनाते दिखे। इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हमास का अंत करने के लिए इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रही, लेकिन हमास के लड़ाके भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। और इसीलिए रंतीसी अस्पताल में आमने सामने की जंग छिड़ गई, क्योंकि कुछ दिनों पहले इजरायल की सेना ने रंतीसी अस्पताल में हमास कमांड सेंटर होने के सबूत पेश किए थे।
और आरोप लगाया था कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने रंतीसी अस्पताल का एक वीडियो जारी किया था और उसमें हमास के हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मिलने का दावा किया गया था। रंतीसी अस्पताल गाजा का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है जहां सिर्फ बच्चों का इलाज होता है, लेकिन इजराइल ने आरोप लगाया था कि उस अस्पताल में हमास का बहुत बड़ा ठिकाना मिला था और जब इजराइल की सेना उस अस्पताल के बेसमेंट में पहुंची तो उन्हें वहां हथियारों का बड़ा जखीरा मिला था और उसे देखकर यह लगा कि हमास ने कई दिनों तक जंग लड़ने की तैयारी की हुई थी और इसके लिए उसने रंतीसी अस्पताल के नीचे अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने अपनी ज्यादातर सुरंगें किसी अस्पताल या स्कूल के नीचे ही बना रखी हैं ताकि कोई उस पर हमला न कर सके और वो लंबे वक्त तक अपनी सुरंगों में छिपकर रह सके। लेकिन इजराइल की सेना न सिर्फ हमास की उस सुरंग तक पहुंच गई, बल्कि उसने दुनिया के सामने ये सबूत भी पेश कर दिया कि हमास बच्चों के अस्पताल को अपने हथियारों के गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहा था। इजराइल की सेना को वहां से आत्मघाती हमला करने में इस्तेमाल होने वाली कई जैकेट भी मिली थी। दावा किया गया कि उन जैकेट के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर आत्मघाती हमला करने वाले थे। इसके अलावा वहां से बड़ी संख्या में ग्रेनेड और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए थे, जिसके बाद ये दावा किया गया कि रंतीसी अस्पताल की तरह ही कई दूसरे अस्पताल भी हमास के हथियारों से भरे हैं। और इसी वजह से इजराइल लगातार गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके हमलों की वजह से वहां मौजूद नवजातों की जान पर भी खतरा मंडराने लगा था, जिसकी वजह से उन बच्चों को गाजा के अल शिफा अस्पताल से मिस्र के एक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि इजराइल के लगातार हमलों की वजह से अल शिफा अस्पताल के हालात बद से बदतर हो गए। वहां न तो बिजली है न दवाइयां, ऐसे में उन बच्चों का इलाज करना मुश्किल हो गया और उन बच्चों को मिस्र के रफा के एक अस्पताल में भेज दिया गया जहां उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। इसकी कुछ तस्वीरें भी आईं जिनमें कुछ स्वास्थ्यकर्मी उन बच्चों को इंक्यूबेटर के साथ एम्बुलेंस से उतारते दिखे। बताया गया कि अल शिफा अस्पताल में बत्ती गुल होने की वजह से कुछ बच्चों को इंक्यूबेटर से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया जहां उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा था और उसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। इस बीच इजराइल ने हमास पर 19 साल की सैनिक नोआ मार्सियानो की हत्या का आरोप लगा दिया। इजराइल ने नोआ की हत्या से जुड़ी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि उनकी हत्या इजराइल की एयर स्ट्राइक में नहीं हुई थी, बल्कि हमले के बाद हमास के लड़ाके नोआ मार्सियानो को अल शिफा अस्पताल में ले गए और वहां जाकर उनकी हत्या कर दी। इजराइल की सेना के मुताबिक उन्हें नोआ की पैथोलॉजी रिपोर्ट मिली जिसमें यह दावा किया गया कि अल शिफा अस्पताल पर हुए इजराइल के हमले में नोआ को सिर्फ मामूली चोटें आई थी, जिसका मतलब साफ है कि 19 साल की सैनिक नोआ मार्सियानो की हत्या इजराइल ने नहीं हमास ने की। Hamas murdered Noah inside Shifa Hospital. इजराइल की सेना ने यह रिपोर्ट हमास के उस दावे के खिलाफ पेश की जिसमें हमास ने नोआ मार्सियानो की हत्या के लिए इजराइल के हमलों को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि इजराइल की सेना अपने बंधकों को छुड़वाने के लिए उत्तरी गाजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में घुस गई थी और तभी उन्हें उस अस्पताल के पास से नोआ मार्सियानो का शव मिला था। जिसके बाद इजराइल की सेना ने दावा किया कि 7 अक्टूबर को नोआ मार्सियानो को अगवा करने के बाद हमास के लड़ाकों ने उन्हें अल शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में ही छिपा कर रखा था और इसीलिए इजराइल की सेना नोआ समेत बाकी बंधकों को छुड़वाने के लिए अल शिफा अस्पताल में घुस गई। लेकिन इसी दौरान इजराइल की सेना को उस अस्पताल के पास मौजूद एक दूसरी इमारत से उस महिला सैनिक का शव मिला था, जिसके बाद इजराइल की सेना ने हमास पर नोआ मार्सियानो की हत्या का आरोप लगाया और ये दावा किया कि नोआ की तरह दूसरे बंधकों को भी हमास ने अपनी सुरंगों में ही छिपा कर रखा है। बड़ी खबर आई चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। हमास और इजराइल में छिड़ी जंग के बीच एक और युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। इसलिए खतरे को भांपते हुए ताइवान ने अपने सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका भेजने की प्लानिंग शुरू कर दी है, जो खतरनाक मिसाइलों और हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग लेकर जंग में चीन की सेना को कड़ी टक्कर देंगे। इसलिए ताइवान के सैनिकों को अमेरिका में ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि चीन ने एक बार फिर ताइवान पर बड़े हमले कर वहां कब्जे की धमकी दे दी। इसलिए ताइवान भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी में जुट गया। खबर है कि ताइवान के सैनिकों को अमेरिका में जंग के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी
जो जंग में अपने दुश्मन यानी शी जिनपिंग की सेना से मुकाबला करेंगे। क्योंकि चीन की सेना ताइवान को लगातार चारों ओर से घेरकर सैन्य अभ्यास कर रही है, इसलिए ताइवान वक्त रहते ही अपने सैनिकों को और ताकतवर बनाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ा दिया। दावा है कि अमेरिका में ताइवान की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों को चलाना सीखेगी, जिससे चीन की सेना से निपटना ताइवान के लिए आसान हो सके। हालांकि पहले से ही बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक ताइवान में तैनात हैं, जो उसकी सेना को हथियारों और जंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दावा है कि चीन ताइवान पर बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि चीन लंबे वक्त से ऐसे ही मौके की तलाश कर रहा था, जब अमेरिका किसी दूसरी जंग में उलझ जाए और वो आसानी से ताइवान पर भीषण हमले कर सके। और चीन के हमले की प्लानिंग की खबर ने ताइवान की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि पिछले साल से ही अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसकी मदद के लिए वो बड़े पैमाने पर हथियार भी मुहैया करा रहा है। लेकिन इस बीच हमास और इजराइल में जंग छिड़ गई और इस जंग में अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। भले ही अमेरिका किसी देश से सीधे तौर पर जंग न लड़ रहा हो, लेकिन वो एक साथ दो देशों को अपनी सैन्य मदद भेज रहा है। और इसी बीच चीन युद्ध का तीसरा मोर्चा खोलने की फिराक में जुटा हुआ। ये माना जा रहा है कि अगर इस वक्त चीन और ताइवान में जंग शुरू हो गई तो अमेरिका उसे बचाने के लिए इस जंग में दखल नहीं दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका तो पहले ही दो फ्रंट पर उलझा हुआ है और ऐसे वक्त पर वो ताइवान की मदद नहीं कर सकता। इसलिए चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन अमेरिका और ताइवान ने मिलकर उसे नाकाम करने का प्लान तैयार कर लिया। जबकि चीन एक वक्त पर ताइवान के साथ अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है। पिछले हफ्ते ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान के मुद्दे पर हद में रहने की कड़ी चेतावनी दी थी, क्योंकि अमेरिका ताइवान की ढाल बनकर खड़ा है और बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक ताइवान में तैनात हैं, जो उसकी सेना की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका लड़ाकू विमानों और जंगी जहाज के जरिए भी ताइवान की सुरक्षा कर रहा है, इसलिए चीन उससे भड़का हुआ है। शी जिनपिंग तो पहले ही साफ संदेश दे चुके हैं कि अमेरिका ताइवान को अपने हथियारों की सप्लाई बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उस चेतावनी के बाद भी अमेरिकी सैनिक ताइवान की मदद के लिए वहाँ डटे हुए हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि चीन ने फिर अमेरिका को धमकी दे डाली, ताकि ताइवान जंग में अकेला पड़ जाए और चीन उस पर कब्जा कर सके। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में पहले से ही अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। चीन पर यह आरोप लगते हैं कि उसने दक्षिण चीन सागर के इलाके में दूसरे देशों के कई द्वीपों पर कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, चीन तो वहां 90% हिस्से पर अपना दावा करता है। लेकिन चीन के इस दावे को अमेरिका नकारता है, इसलिए दक्षिण चीन सागर पर अमेरिका और चीन एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। वहां दोनों देश अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, और छोटी सी चिंगारी किसी भी वक्त दक्षिण चीन सागर को युद्ध की आग में झोंक सकती है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की जबरदस्त घेरेबंदी की वजह से ही चीन उसे धमकियां देता रहता है, क्योंकि अमेरिका की बढ़ती ताकत चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। उधर बड़ी खबर आई म्यांमार से। खबर है कि वहां चल रही सेना की सत्ता पर कभी भी विद्रोहियों का कब्जा हो सकता है। वहां की सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहे विद्रोहियों ने देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। लंबे वक्त से म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। पिछले महीने से ही वहां के विद्रोही म्यांमार की सेना के खिलाफ भीषण जंग लड़ रहे हैं। कई जगहों से म्यांमार की फौज की शिकस्त की खबरें सामने आने के बाद वहां की सरकार बैकफुट पर दिख रही है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि म्यांमार की सत्ता कभी भी वहां के विद्रोहियों के हाथ में जा सकती है, क्योंकि म्यांमार में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर विद्रोही संगठन कब्जे का ऐलान कर चुके हैं। पिछले 1.5 महीने से म्यांमार की सेना के खिलाफ वहां के विद्रोही संगठनों ने लड़ाई छेड़ रखी है। 2021 से ही म्यांमार का शासन वहां की सेना के हाथ में है, और तभी से वहां लोकतंत्र बहाली की मांग करने वाले संगठन वहां की सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब ये जंग वहां की सरकार के गले की फांस बनती दिख रही है। विद्रोही संगठनों ने वहां की 8000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे का दावा किया है। इस कब्जे का सीधा मतलब यह है कि वहां पर म्यांमार की सेना या सरकार का शासन नहीं चलता, और म्यांमार की सरकार के लिए खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके लगातार बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक वहां की सेना पर भारी पड़ रहे विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार भी हैं और बेशुमार लड़ाके भी, इसीलिए वो लड़ाई में म्यांमार की सेना के होश उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि म्यांमार में छिड़ा गृह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से वहां के विद्रोही लगातार वीडियो जारी कर वहां की सेना की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। म्यांमार के विद्रोहियों ने इस बार वहां के सैनिकों के सरेंडर का वीडियो जारी किया, जिससे म्यांमार की सेना की लाचारी
साफ दिखने लगी, क्योंकि वीडियो म्यांमार की सेना के कैंप का बताया गया जिसमें कई सैनिक विद्रोहियों के सामने सरेंडर करते दिखे। दावा यह है कि भीषण हमलों के बाद कैंप के अंदर फंसे सैनिकों ने विद्रोहियों से हमले बंद करने की अपील कर दी और बदले में सरेंडर करने का ऐलान भी कर दिया। बाद में विद्रोही लड़ाके सैनिकों को एक गाड़ी में डालकर ले गए। इसके बाद विद्रोहियों के कब्जे में मौजूद म्यांमार के सैनिकों की तस्वीरें भी सामने आई। कई सैनिक बुरी तरह जख्मी दिखाई दिए। अगवा किए गए सैनिकों से खाना बनवाने और साफ सफाई जैसे काम कराए जाने की खबरें भी सामने आई। म्यांमार की सेना के लिए ये तस्वीरें शर्म से डूब मरने वाली हैं। विद्रोही संगठनों के सामने उनकी लाचारी और बेचारगी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दी। यानी विद्रोही संगठनों ने मनोवैज्ञानिक रूप से भी म्यांमार की सेना को तोड़कर रख दिया। इसीलिए माना जा रहा है कि म्यांमार में 2021 में शुरू हुए गृह युद्ध में अब अपने अंजाम तक पहुंचने के काफी करीब है। 2021 में वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, लेकिन तभी से वहां की राजनीतिक पार्टियों ने लोकतंत्र बहाली की मांग शुरू कर दी और इसके लिए सेना के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। लोकतंत्र बहाली की मांग करने वाले संगठन ही वहां के विद्रोही हैं, जो 2021 से ही सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब जाकर विद्रोहियों को सेना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में जीत मिलनी शुरू हुई। विद्रोहियों का आरोप है कि वहां की सेना म्यांमार के लोगों पर जुल्म कर रही। ऊपर से महंगाई और बेरोजगारी जैसी परेशानियों की वजह से भी वहां की सेना बैकफुट पर है। दावा तो यहाँ तक है कि इन्हीं कारणों की वजह से वहां के लोगों का समर्थन भी सेना को नहीं मिल रहा और यही वजह है कि अब म्यांमार के टुकड़े होने की आशंका बढ़ने लगी है। आशंका इस बात की भी है कि विद्रोहियों का दबदबा बढ़ता देख वहां की सेना के अधिकारी उन्हें बातचीत की पेशकश कर सकते हैं। हालांकि बातचीत तक पहुंचने से पहले वहां की सेना अपनी तरफ से पूरा दम लगाना चाहती है, क्योंकि अगर मामला बातचीत तक पहुंच गया तो उसे विद्रोहियों के सामने सेना का सरेंडर ही माना जाएगा। इसीलिए फिलहाल सबसे बड़ी जंग म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चलने की खबर है, क्योंकि वहां की सेना को लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नियंत्रण बना रहा तो वो विद्रोहियों को घेरने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ विद्रोही संगठन भी म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कब्जे में लेने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। म्यांमार की सीमाएं 5 देशों से लगती हैं। इनमें भारत के अलावा बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड शामिल है। इन 5 ही सीमाओं पर फिलहाल भीषण जंग छिड़ी हुई, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मचा हुआ। लोगों में डर का माहौल है और डर भी ऐसा कि भगदड़ जैसे हालात बन गए। पिछले हफ्ते म्यांमार से कुछ सैनिक जान बचाने के लिए भागकर भारत में आ गए, हालांकि बाद में उन्हें म्यांमार लौटा दिया गया। खबरें तो यहां तक हैं कि वहां के हजारों लोग भी जल्द से जल्द म्यांमार से निकलना चाहते हैं। इजरायल और हमास की जंग के बीच पूरी दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देखने वाला ईरान हमास और हिजबुल्ला और हूथी लड़ाकों जैसे खतरनाक चरमपंथी संगठनों को न सिर्फ पैसे पहुंचाता है, बल्कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सप्लाई करता है। और अगर ईरान में बनाए गए तीनों परमाणु बमों में एक भी इन संगठनों के हाथ लग गया तो दुनिया में कैसी तबाही मचेगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमास के साथ इजरायल की जंग के दौरान आए दिन ईरान समेत कई मुस्लिम देश इजरायल और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं और गाजा पर इजरायल के हमलों को उसकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। वहीं अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश इजरायल के पीछे हथियार और गोला बारूद लेकर पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी अगर परमाणु हथियारों के साथ ईरान जंग में कूदा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अमेरिका के साथ उसकी दुश्मनी दशकों पुरानी है और बीते कुछ साल से दोनों के बीच जंग की तलवार खिंची हुई है। और इसी वजह से दुनिया को डर सताने लगा कि अमेरिका और इजरायल को रोजाना बदले की धमकी देने वाला ईरान कहीं युद्ध का नया मोर्चा न खोल दे। जंग की दहलीज पर खड़े अमेरिका और ईरान 35 साल पहले भी एक दूसरे से सीधी जंग लड़ चुके हैं, लेकिन गाजा पर इजरायल के हमलों और अमेरिका की इजरायल को खुली मदद से ईरान का खून खौल रहा है और बीते 40 दिन में दोनों एक दूसरे को कई बार जंग की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़े हुए तनाव के बीच यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के होश उड़ा दिए। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने करीब 128 किलो यूरेनियम इकट्ठा कर लिया। IAEA के मुताबिक एक परमाणु बम बनाने के लिए 42 किलो यूरेनियम की जरूरत होती है और जितना यूरेनियम ईरान के पास है वो
3 परमाणु बम आसानी से बना सकता है। लेकिन परेशानी उस यूरेनियम की शुद्धता से है। IAEA का मानना है कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का 90% तक शुद्ध होना जरूरी है, लेकिन ईरान के पास मौजूद यूरेनियम उतना शुद्ध है या नहीं, इसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं है। क्योंकि ईरान दुनिया की नजरों से छिपाकर अपना परमाणु कार्यक्रम चलाता है। उसके पास परमाणु कार्यक्रम को दुनिया की शांति के लिए खतरनाक बताते हुए अमेरिका और इजरायल ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु बम गलत हाथों में चले गए तो दुनिया में महातबाही आ सकती है। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की 24 घंटे नजर बनी हुई है। और उसी के आधार पर सितंबर महीने में ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ईरान के पास 14 दिन के अंदर परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी तकनीक और बुनियादी ढांचा मौजूद है। यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। करीब 22 साल से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिश में जुटा है। हालांकि 2010 में उसे रोकने के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी थी। यहां तक कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को और ज्यादा सख्त कर दिया था। और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइटों को ईरान के ऊपर नजर रखने के लिए सुपर एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद ईरान की न्यूक्लियर साइटों से सामने आई तस्वीरों ने अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के शक को शीशे की तरह साफ कर दिया था। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया था कि ईरान पहाड़ी इलाके में सैकड़ों फीट गहरी सुरंगें खोदकर परमाणु हथियार बना रहा है और अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां दुनिया से छिपा रहा है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट की जो तस्वीरें जारी की थी, उन्होंने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। दावा किया गया कि दुनिया की नजरों से बचाने के लिए ईरान ने सैकड़ों फीट गहराई में सुरंगें खोदकर अपना न्यूक्लियर प्लांट बनाया ताकि अमेरिका या फिर इजरायल की सैटेलाइट से और मिसाइल हमलों से उन्हें बचाया जा सके। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान ने जमीन के अंदर 260 फीट से 328 फीट की गहराई तक सुरंगें खोदकर न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया था। अमेरिका के मुताबिक नतांज में ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। इस न्यूक्लियर साइट को तैयार करने के लिए ईरान ने जाग्रोस के पहाड़ों के बीच सुरंगें खोदी थी। और दावा किया जाता है कि ईरान की ये सुरंगें इतनी गहरी हैं कि इन पर कोई भी हमला बेअसर साबित होगा। यानी ईरान ने पाताल लोक में परमाणु बम बनाने के लिए एक ऐसा प्लांट बना लिया जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। और ईरान अपने ऊपर लग रहे परमाणु बम बनाने के आरोपों को लगातार खारिज करता रहा और उल्टे अमेरिका पर यह आरोप लगा दिए कि उसने उसके दुश्मनों को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की। हालांकि UN की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर जोरदार हमले किए और उस पर परमाणु हथियारों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ईरान ने 6 जगहों पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा रखे हैं और वो दावा करता है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने ये न्यूक्लियर प्लांट लगाए। लेकिन दावा किया जाता है कि नतांज और फोर्दो में जमीन के अंदर बनी न्यूक्लियर साइटों पर वो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता का यूरेनियम तैयार करता है। और दावा किया जाता है कि इन दोनों न्यूक्लियर प्लांट से इकट्ठा किए गए यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान के वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने में कर रहे हैं। खतरा इस बात का भी है कि ईरान के परमाणु हथियार बना लेने के बाद पश्चिम एशिया में न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी, जो पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की वजह बन सकती है। क्योंकि परमाणु बम के साथ ही ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत भी बढ़ाई है, जिससे वो जंग होने पर अमेरिका और इजरायल से सीधी टक्कर ले सके। ईरान ने दावा किया कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रेंज में इजरायल के कई बड़े शहर हैं। यानी ईरान ने अपने दुश्मन से भिड़ने के लिए ऐसी मिसाइल तैयार कर ली जो पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है। एक रोज पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने इन मिसाइलों का जायजा लिया। वो तेहरान में ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की तरफ से आयोजित हथियारों की प्रदर्शनी में पहुंचे थे। ईरान के मीडिया के मुताबिक फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को IRGC ने विकसित किया। IRGC ने बताया कि उनकी फतह 2 मिसाइल 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और दुश्मन पर हमला कर सकती है। ईरान ने दावा किया कि फतह 2 मिसाइल अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों से कहीं ज्यादा आधुनिक और मारक है। ईरान की इस खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल को इजरायल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि गाजा पर हवाई हमलों के दौरान ईरान इजरायल को जंग की खुली धमकी दे चुका है।
और अपनी मिसाइलों का मुंह उसकी तरफ तैनात करने का दावा कर चुका है। ईरान इजराइल के साथ ही उसका साथ दे रहे अमेरिका को भी खुली धमकी दे चुका है। और अगर गाजा में आग लगी तो बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी। दक्षिण कोरिया की सेना ने किम जोंग उन को इस मामले में एक भी कदम आगे न बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया को ऐसा करने की हिम्मत अमेरिका से मिली। मतलब सीधे शब्दों में वो अमेरिका के दम पर किम जोंग उन को धमकी देने लगा है, जिसका सीधा मतलब ये कि जंग का एक और मोर्चा खुलने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह धमकी दी है कि अगर उन्होंने जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट के मुद्दे पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई, क्योंकि दक्षिण कोरिया इस मामले में खुलकर किम जोंग उन पर हमलावर नजर आया और उसने सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजना किम जोंग उन के लिए बहुत महंगा सौदा साबित होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया की सेना अपनी पूरी ताकत लगा देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया को यह डर है कि किम जोंग उन अगर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो उसका सबसे बुरा असर दक्षिण कोरिया पर ही पड़ेगा। इसलिए उसने उत्तर कोरिया को तुरंत अपने इस जासूसी सैटेलाइट मिशन को रोकने की चेतावनी दे दी। 국제사회가 한결같이 북한의 불법 행위를 엄중히 규탄하는 현실을 직시하고 इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह आरोप भी लगाया कि जासूसी सैटेलाइट भेजकर किम जोंग उन यूएन के नियमों का उल्लंघन भी करेंगे। इस मामले ने अचानक तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि किम जोंग उन ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही अपनी जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने वाले हैं। मतलब जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में 2 बार असफल रहे किम जोंग उन तीसरी बार इसकी कोशिश करेंगे और इस बार इस काम में रूस भी उनका साथ देगा। और इसी वजह से किम जोंग उन को यह भरोसा है कि वो अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजने में इस बार कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया पर खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि अगर किम जोंग उन इसमें कामयाब रहे तो दक्षिण कोरिया की तो शामत आएगी ही, साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि सैटेलाइट की मदद से किम जोंग उन तक जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की लोकेशन पहुंच सकती है। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि किम जोंग उन अपने पड़ोस में मौजूद सभी दुश्मनों पर नजर रख सकेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया को घेरने के लिए बनाए गए अमेरिका के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि इससे पहले कि अमेरिका कोई एक्शन ले, किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट उन्हें दुश्मन के प्लान के बारे में आगाह कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी सबसे बड़ी कीमत दक्षिण कोरिया को चुकानी होगी। क्योंकि किम जोंग उन सैकड़ों बार ऐलान कर चुके हैं कि वो देर सवेर दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया में मिलाकर ही दम लेंगे। और इसी वजह से ये जासूसी सैटेलाइट दक्षिण कोरिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। क्योंकि अगर किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में अपना जासूस बिठा दिया तो दक्षिण कोरिया की सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से दक्षिण कोरिया किम जोंग उन को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना रहा। यहां तक कि उसने 2018 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तोड़ने की धमकी तक दे डाली। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 2018 में एक बफर जोन बनाने पर सहमति हुई थी। मतलब जमीन और समंदर का एक ऐसा इलाका जहां दोनों ही देश एक दूसरे से नहीं टकराते। इसके लिए दोनों देशों की वायुसेना भी इन इलाकों में गश्त नहीं करती, ताकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव की स्थिति न बन पाए। लेकिन जैसे ही जासूसी सैटेलाइट के परीक्षण की बात ने तूल पकड़ा तो दक्षिण कोरिया ने इस मामले में तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब उसने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने जंग को न्योता देने की कोशिश की तो फिर दक्षिण कोरिया भी पीछे नहीं हटने वाला। और दक्षिण कोरिया की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है। क्योंकि किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट के परीक्षण की आशंका के बीच दक्षिण कोरिया ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो उत्तर कोरिया को कोरी धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि इस बार उसकी तैयारी एकदम पुख्ता है। जिसका सबूत दिया दक्षिण कोरिया की सेना की तैयारी ने। बताया गया कि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने खतरनाक जंगी टैंकों को तैनात कर दिया। जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। क्योंकि दक्षिण कोरिया की तैयारी देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो किम जोंग उन से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है।
इसलिए उसने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने जंगी टैंकों को तैनात करने का फैसला ले लिया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि इस बार किम जोंग उन सफल हो जाएंगे। हालांकि किम जोंग उन इससे पहले भी 2 बार इसकी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजने में तब नाकाम रहे। लेकिन इस बार इस कहानी में एक और किरदार है जिसने न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इस जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में किम जोंग उन का साथ पुतिन देने वाले हैं। और वो ये ऐलान कर चुके हैं कि किम जोंग उन के सपने को साकार करने में उनकी मदद करेंगे। मतलब अब उत्तर कोरिया और रूस मिलकर अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजेंगे। और इसी बात ने अमेरिका का भी पारा चढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही किम जोंग उन के खिलाफ खड़े दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों की मदद करता आया। लेकिन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस ने किम जोंग उन से हाथ मिला लिया, और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका भी चिंता में आ गया। और माना जा रहा है कि इसी मौके का फायदा उठाकर किम जोंग उन एक बार फिर अमेरिका पर हमलावर हो गए। उन्होंने दक्षिण कोरिया और जापान की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी, और ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने उसके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो अमेरिका से इसकी कीमत वसूलेगा। किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि अमेरिका उनसे टक्कर लेने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया के मुताबिक अमेरिका से इन दोनों ही देशों को कई घातक हथियार मुहैया कराए गए। मतलब उत्तर कोरिया का आरोप है कि अमेरिका उसके दुश्मनों को ताकतवर करने में जुटा है, ताकि वो उसकी अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया पर वार कर सके। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने सीधे सीधे अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने उसके दुश्मनों की बाजुओं को मजबूत करने की कोशिश की तो फिर वो उत्तर कोरिया की उन मिसाइलों की जद में होगा जो तबाही के लिए ही जानी जाती हैं। तो बड़ी खबर आई पाकिस्तान में होने वाले चुनाव से जुड़ी। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चुनाव लड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह ही सत्ता की बागडोर आतंकियों के हाथ में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक लश्कर के सरगना हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान में अगले साल चुनाव होने। सूत्रों का दावा है कि लश्कर का नंबर 2 आतंकी तलहा सईद इस चुनाव में ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर चुका है। तलहा सईद को भारत ने 2 साल पहले ही आतंकी घोषित किया है और अब खबर है कि पाकिस्तान में अगले साल होने वाले चुनावों में लश्कर का ये खूंखार आतंकी हिस्सा ले सकता है। मतलब पाकिस्तान भी अपने पड़ोसी अफगानिस्तान की राह पर चल पड़ा, जहां सरकार चलाने का काम आतंकी करते हैं। और सूत्रों के मुताबिक अब लश्कर का नंबर 2 आतंकी तलहा सईद भी पाकिस्तान में मंत्री बनने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने यह ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक की तरफ से चुनाव लड़ेगा। और खबर तो ये भी है कि उसने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है और वो अभी से लोगों से वोट मांगने के लिए उनके बीच पहुंचने लगा है, जिससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कुछ लोगों के बीच नजर आया। इस वीडियो में वो लोग तलहा सईद को माला पहनाते दिखाई दिए। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के सरगोधा का बताया गया, जहाँ से तलहा सईद पिछले चुनाव में भी खड़ा हुआ था। हालांकि 2018 में हुए चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। तलहा सईद पाकिस्तान में बैठे भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद का बेटा है। इसके अलावा वो खुद भी लश्कर के खूंखार आतंकियों में शामिल है और माना जा रहा है कि अब वो राजनीति का मुखौटा पहनने की कोशिश में है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीतकर पाकिस्तान में मंत्री बनना चाहता है। हालांकि उसने ये कोशिश पाकिस्तान में 2018 में हुए चुनाव के दौरान भी की थी। 2018 में उसने पाकिस्तान के सरगोधा से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे करीब 11,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उसके साथ हाफिज सईद के दामाद हाफिज खालिद वलीद ने भी लाहौर से चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भी जीत नसीब नहीं हुई थी। वहां 2018 में हुए चुनाव में तलहा सईद की पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक ने कुल 50 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो 2018 के चुनाव में कोई खास असर डालने में कामयाब नहीं हो पाए थे। और पाकिस्तान में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले हाफिज सईद के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि उस चुनाव में उसके बेटे तलहा सईद को भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि उसी हार से बौखलाया तलहा सईद एक बार फिर सरगोधा से चुनाव लड़ने की तैयारी में, जिसके लिए उसने अभी से अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है ताकि वो पाकिस्तान में मंत्री बन सके। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार वो बड़े पैमाने पर तैयारी में जुटा है और उसका टारगेट पाकिस्तान में सरकार बनाने का है। मतलब अगर तलहा सईद अपने इस प्लान में कामयाब रहा तो पाकिस्तान में आतंकियों की सरकार होगी
क्योंकि तलहा सईद भी अपने पिता हाफिज सईद की तरह ही भारत के दुश्मनों की लिस्ट में टॉप पर है। और भारत ने 2022 में उसे आतंकी घोषित कर दिया था। तलहा सईद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का दूसरे नंबर का कमांडर माना जाता है। सूत्रों का दावा तो यह भी है कि हाफिज सईद के जेल जाने के बाद से लश्कर की कमान वही संभाल रहा है। जानकारी के मुताबिक तलहा सईद 2005 से लश्कर में एक्टिव हुआ था और 2011 तक वो लश्कर की उस विंग को संभालता था जहां युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। इसके अलावा उसने लश्कर के भी कई ऑपरेशनों में अहम भूमिका अदा की थी, जिनमें भारत में हुई कई आतंकी गतिविधियां भी शामिल हैं। यही वजह रही कि भारत ने 2022 में उसे वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर लिया था। हालांकि उसे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की कवायद में चीन ने अड़ंगा लगा दिया था। और माना जा रहा है कि दुनिया के सामने अपने बेटे की छवि सुधारने के लिए ही मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने उसे चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। आरोप है कि पाकिस्तान की जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद ही पर्दे के पीछे से तलहा सईद को मंत्री बनाने की प्लानिंग में लगा हुआ है, ताकि पाकिस्तान की सरकार में उसका सीधा दखल हो सके। क्योंकि पिछले कुछ साल में दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने लश्कर समेत कई आतंकी संगठनों पर नकेल कसने का काम किया। कम से कम पाकिस्तान ने तो यही दावा किया कि उसने अपने यहाँ आतंकी गतिविधियों को हवा देने वाले लोगों को जेल में डालकर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की। लेकिन आरोप है कि जेल में बंद होने के बावजूद हाफिज सईद ही लश्कर से जुड़े तमाम फैसले ले रहा है और उन्हें जमीन पर उतारने का काम उसने अपने बेटे तलहा सईद को सौंपा। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि तलहा सईद को भी दोबारा चुनावी मैदान में उतारना उसकी ही प्लानिंग का हिस्सा है, ताकि वो तलहा सईद की छवि सुधारने के साथ ही पाकिस्तान की सरकार में भी अपना सिक्का जमा सके। बड़ी खबर आई उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी। खबर है कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए टनल में रोबोट भेजने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि ये रोबोट सुरंग के अंदर पड़े मलबे के बीच बेहद संकरी जगह से दूसरी तरफ भेजा जाएगा और अंदर जाने के बाद ये रोबोट सुरंग के अंदर के हालात और वहां पाइप डालने की स्थिति का पता लगाएगा, ताकि मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां पाइप की मदद से एक मजबूत सुरंग बनाई जा सके। इसी महीने की 12 तारीख से अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हालांकि पिछले 9 दिन से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत देश की 8 एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इसके बाद भी हालात जस के तस बने हुए। इसी वजह से सुरंग हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट की मदद लेने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत सुरंग के अंदर आए मलबे के ऊपर बची थोड़ी सी जगह से एक रोबोट नीचे भेजा जाएगा। इसके लिए सेना के लिए हथियार, ड्रोन और रोबोट बनाने वाली संस्था डीआरडीओ की रोबोटिक टीम उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक दक्ष नाम के रोबोट को खाली जगह की जांच के लिए सुरंग में भेजा जाएगा। सुरंग के अंदर जो मलबा आया है उसके और सुरंग की ऊपरी छत के बीच थोड़ी जगह खाली है। उसी के रास्ते रोबोट भेजकर ये देखा जाएगा कि सुरंग की दूसरी तरफ कितनी जगह बची है और अगर जगह खाली मिली तो वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की संभावनाएं टटोली जाएंगी। प्लान यह है कि खाली जगह से सुरंग में पाइप डाला जाएगा, जिसका इस्तेमाल टनल में फंसे लोगों तक ऑक्सीजन और खाने का सामान भेजने के लिए किया जाएगा। हालांकि सुरंग में रोबोट भेजना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सुरंग में ऊपर से मलबा आने की वजह से वहां न के बराबर जगह बची है, इसलिए वहां रोबोट भेजने की प्लानिंग की गई है, जिसकी मदद से सुरंग में ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावट का भी पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि सुरंग से मलबा हटाने के लिए की जा रही ड्रिलिंग के दौरान कई बार चट्टानें सामने आ चुकी हैं, जिससे कई मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस बार मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से पहाड़ में छेद करने की तैयारी है। इसके लिए महाराष्ट्र के पुणे और हॉलैंड से ड्रिलिंग मशीनें मंगवाई गई हैं। डीआरडीओ की तरफ से लाया गया दक्ष रोबोट वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान आने वाली रुकावटों का पता भी लगाएगा, जो पहले ये बता देगा कि सुरंग में आगे खाली जगह है या फिर कोई चट्टान, ताकि वक्त रहते मशीन बंद की जा सके। पिछले 9 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। एक रोज पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की। दोनों ने टनल के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखा और अधिकारियों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश भी दिए। 9 दिन से
सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली ताकतवर मशीनों के जरिए स्टील के पाइप डालकर सुरंग बनाने की तैयारी की गई, जिसके लिए सुरंग के ऊपर से पहाड़ का सीना चीरने का प्लान बनाया गया है। इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट की टीम ने कुछ जगहों की पहचान की है जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से पहाड़ में छेद किया जाएगा। पहाड़ में जिस जगह से छेद करने की तैयारी है वो टनल के ऊपर है, जहां तक मशीनों को ले जाने के लिए सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाला संगठन BRO रास्ता तैयार करने के काम में जुटा है। ये पूरा रास्ता बनाया जाएगा और उसके बाद ये जो रास्ता है ऊपर तक उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां से ड्रिलिंग की उम्मीद की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक ऑगर ड्रिलिंग मशीन से स्टील का एक पाइप डाला जाएगा। पाइप में इतनी जगह होगी कि उससे एक आदमी सीधा होकर आसानी से निकल सके। आसान शब्दों में कहें तो टनल में ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए स्टील पाइप से एक सुरंग बनाने की तैयारी की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए गुजरात और ओडिशा से भी मशीनें मंगवाई गई, जिनके आने के बाद पहाड़ में छेद करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी NDRF की टीम ने मजदूरों को स्टील के पाइप से बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मशीन की मदद से मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारियों को परखा गया। जो वीडियो सामने आया उसमें मजदूर को लेटाने के लिए एक स्ट्रेचर दिखाई दिया। इसके बाद NDRF का एक जवान उस पर लेट गया। लेटने के बाद उसे स्ट्रेचर में लगी बेल्ट से बांध दिया गया ताकि सुरंग से बाहर निकालने के दौरान कोई हादसा न हो। इसके बाद एक मशीन की मदद से स्ट्रेचर पर लेटे NDRF के जवान को उठाया गया और ये देखा गया कि ड्रिलिंग के बाद मजदूरों को स्टील की पाइप से कैसे और कितने समय में सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। मतलब NDRF और दूसरी एजेंसियों ने मजदूरों को निकालने के लिए अपनी क्षमताओं को परखना शुरू कर दिया ताकि स्टील की सुरंग बनने के बाद फौरन मजदूरों को निकाला जा सके, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ मजदूरों में खौफ बढ़ता जा रहा है और उन्हें यह डर सताने लगा है कि कहीं वो सुरंग में फंसे न रह जाएं। इसी वजह से मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत टनल में 5 तरफ से ड्रिल करने का प्लान बनाया गया है। क्योंकि पिछले 9 दिन में मजदूरों को सुरंग से रेस्क्यू करने के जितने भी प्लान तैयार किए गए वो फेल हो चुके हैं। मलबे को हटाने के लिए 4 ताकतवर मशीनें मंगवाई गई। एक्सपर्ट्स ने 3 अलग अलग प्लान भी तैयार किए, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। इसी वजह से इस बार एक नई रणनीति बनाई गई, जिसके तहत NDRF, SDRF, ITBP और BRO समेत 8 एजेंसियां एक साथ टनल में 5 तरफ से ड्रिल करेंगी। जानकारी के मुताबिक पहली ड्रिल सिलक्यारा की ओर से मेन टनल में 35 मीटर तक जाएगी, जबकि डंडाल गांव की ओर से मेन टनल में 480 मीटर तक खुदाई होगी। डंडाल गांव की ही तरफ से 172 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद किया जाएगा। इसी तरह चौथी ड्रिलिंग सिलक्यारा से 350 मीटर आगे यमुनोत्री जाने वाले रास्ते से करने की तैयारी। और तो और सिलक्यारा की तरफ से ही 92 मीटर की 2 वर्टिकल ड्रिल का प्लान भी तैयार किया गया है। मतलब 9 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और तो और मजदूरों को बाहर निकालने और पहाड़ में छेद करने के लिए विदेश से ड्रिलिंग एक्सपर्ट तक को बुलाया गया, जो पहाड़ों की जांच कर यह पता लगाने में जुटे हैं कि किस जगह से पहाड़ में ड्रिल करना आसान होगा। विदेश से आए ड्रिलिंग एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। बताया गया कि उत्तरकाशी पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रिलिंग के लिए कुछ जगहों का चयन भी किया। ये जगह है जहां पर आप देख रहे हैं लाल रंग के झंडे लगे हुए हैं, इनको फाइनलाइज किया गया है वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। बताया गया कि आर्नल्ड डिक्स ने ड्रिलिंग के लिए 2 पॉइंट या यूं कहें कि 2 जगहों का चयन किया है, लेकिन उनका कहना है कि पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है, जिसकी वजह से मलबा हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है। This is nothing. We're not drilling from this. We found very good rock up there, but now we have to go discover the relationship between the very good rock and what's below. खबर है कि डिक्स ने अपना काम शुरू करने से पहले सुरंग के पास बने मंदिर में पूजा भी की, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ वहां चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों की सेहत खराब होने लगी। हालांकि उन्हें पाइप की मदद से लगातार ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें भेजी जा रही और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी उन्हें जल्द बाहर निकालने का भरोसा भी दे रहे हैं।
ताकि 9 दिन से टनल में फंसे मजदूरों का हौसला न टूटे। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही देरी की वजह से मुसीबत बढ़ती जा रही। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त टनल में फंसे मजदूरों की सेहत को लेकर कई चुनौतियां हैं और उनमें सबसे बड़ी चुनौती भरपूर ऑक्सीजन का मजदूरों तक नहीं पहुंचना है, क्योंकि सुरंग चारों तरफ से बंद हो गई, जिससे उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही। ऊपर से कई दिन भरपेट खाना नहीं मिलने से और सिर्फ ड्राई फ्रूट और चने खाने से उन्हें कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से बंद रहने की वजह से मजदूरों को मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। कुछ मजदूरों की तबीयत बिगड़ने की भी खबर है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंच गया है, जिससे उन तक रोटी, सब्जी, दवा और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जा सकेंगी। इधर रूस और सऊदी अरब की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की आशंका का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव में कारोबार करते रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 65,655 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37 अंक गिरकर 19,694 पर बंद हुआ। हालांकि आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर में खरीदारी बनी रही, जबकि ऑटो, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। रजा रब की है गर इस पेड़ पर बिजली गिराने की। रजा रब की है गर इस पेड़ पर बिजली गिराने की, करेगा फिक्र वही आशियां मेरा बचाने की। सौबात की एक बात कही सूरज ने, निशाना चूकता तेरा तो होती जग हंसी तेरी, सरक के आबरू हमने रखी तेरे निशाने की। मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।